मिनिमम बैलेंस नहीं है आपके खाते में तो कुछ पैसे कटेंगे। आपने एटीएम का ज्यादा उपयोग कर लिया तो पैसे कटेंगे। आपने एसएमएस की सुविधा का ज्यादा उपयोग कर लिया तो पैसे कटेंगे। कितने पैसे कटेंगे ये डिपेंड करेगा बैंकों के ऊपर कि प्राइवेट बैंक है कि वो अपने आप को सरकारी कह रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई भी एक प्राइवेट बॉडी है और कोई भी बैंक सरकारी नहीं है। आज के दौर पर आपको मालूम होना चाहिए। और आरबीआई का तो गठन ही अंग्रेजों ने किया है, ये तो आपको मालूम ही है 1934 के अंदर। और 1934 में उन्होंने ये कहा है कि ये अपने देश की भलाई के लिए है। और उस टाइम 1934 में अपना देश कौन सा था, सरकार कौन सी थी? तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है जो आपके बैंक नोट के ऊपर लिखी हुई है? आपके 1 रुपए के नोट के ऊपर तो भारत सरकार लिखा हुआ है और आपके बाकी के सारे नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे पतली सी एक लाइन लिखी होती है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, या फिर अंग्रेजी में लिखी होती है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? वहां पर भारत सरकार लिखने में ज्यादा स्याही लगती थी क्या? तो फिर संविधान के अंदर इस बात का जिक्र क्यों है कि यूनियन नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट? भारत की जो सरकार है वो यूनियन गवर्नमेंट है। भारत की सरकार रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। अब कितने पैसे कटेंगे? मिनिमम बैलेंस अगर आपने नहीं रखा है अपने खाते में तो 2018 से लेकर 2023 तक कुल 21,000 करोड़ रुपया काटा गया आपके खातों से। अगर आपने एटीएम का ज्यादा उपयोग कर लिया है तो 8200 करोड़ रुपया, जो मैंने 21,000 करोड़ रुपया बोला है, अभी 8200 करोड़ रुपया, 8,200 करोड़ रुपया काट लिया एटीएम के उपयोग से। और एसएमएस का अगर आपने सुविधा लिया है तो उसके लिए आपको टोटल पे करने पड़े हैं 6,200 करोड़ रुपया। ये बात वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने संसद में लिखित में जवाब देते हुए बताया है। अब आपको जानना होगा कि ये जो पैसा है ये किसके खाते से कटा है। सीधी सी बात है, जिसने बैंक में खाता नहीं खुलवाया उसके खाते से नहीं कटा है, और जो मोटी अमाउंट कमाते हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं, उन्होंने भी ये पैसा नहीं कटवाया है क्योंकि उनका खाता भी कभी मिनिमम बैलेंस के लेवल पर नहीं जाता है। कोई आदमी जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, ये केवल मध्यम वर्गीय परिवारों में ही होता है कि कई बार खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है, कोई अचानक से खर्चा आ गया, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आ गया, कोई एडमिशन का आ गया, कोई किताब गुम हो गई, कोई फोन गुम हो गया, तो बजट से बाहर चीजें चली जाती हैं। और जब चीजें बजट से बाहर चली जाती हैं तो उस व्यक्ति को अपने खाते से पैसा निकलवाना पड़ सकता है। तो जो क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है 3 महीने में, वो कई बार वो नहीं कर पाता क्योंकि जब तनख्वाह आती है आते ही वो खर्च हो जाती है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसका घर भी नहीं चल रहा है क्योंकि उसे बैंक से पैसे निकलवाने पड़ रहे हैं, अब तो हर पैसा ट्रांजैक्शन जो है, हर जो ट्रांजैक्शन है उसको उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया है ना। तो वो कह रहे हैं कि बैंकों के थ्रू ही होगी, यूपीआई आईडी के जरिए होगी, आप कैश नहीं रख सकते हैं, कैश हैंडलिंग चार्जेस आपको अलग से पे करना पड़ता है। उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। अगर आपने अपने अकाउंट में कैश ज्यादा जमा करवाना और निकलवाया है तो उसका भी पैसा कटता है। आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश से कर रहे हैं उसके भी ज्यादा पैसे कटते हैं, वो मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं। ये जो 35,500 करोड़ रुपए की मैंने बात की है ना, ये तो सिर्फ 3 सर्विसेज के हैं कि एवरेज जो क्वार्टरली बैलेंस है वो मिनिमम जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हुआ है, एटीएम का प्रयोग ज्यादा हुआ है या एसएमएस की सुविधा ली है। बाकी का कैश हैंडलिंग चार्जेस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो अब आप सोचिए कि ये मध्यम वर्गीय परिवारों से अगर 35,500 करोड़ रुपया सरकार लूट चुकी है तो क्या ये किसी कानून के तहत है? अभी अगला सवाल बनता है, क्या इसका कोई कानून है? जब हम आरबीआई के पास पहुंचते हैं और जब हम आरबीआई से पूछते हैं या आरबीआई की गाइडलाइंस को देखते हैं तो आरबीआई ने 26 दिसंबर 2002 में एक गाइडलाइन जारी की थी कि किसी के भी खाते से कोई पैसा नहीं काटना है, लेकिन उसमें एक लाइन ऐड कर दी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए और अपने अकाउंट्स की मेंटेनेंस का खर्चा भरपाई करने के लिए बैंक अगर पैसा काटना चाहता है
तो कस्टमर को बताकर काटे। यानी अगर आपके पास एक चिट्ठी आ जाएगी, आपके पास एक एसएमएस अलर्ट आ जाएगा कि कल से आपका इतना पैसा कटा करेगा, तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने ही पैसे को जमा करवाने का भी पैसा आप दोगे और अपने ही पैसे को निकलवाने का पैसा भी आप दोगे। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो चेक के जरिए, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अगर मतलब कैश ना हो जिसमें इन्वॉल्व, मतलब एनईएफटी करवाना हो, आरटीजीएस करवाना हो, आपको मतलब पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर करनी हो, तो फिर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कैश में डील कर रहे हो कहीं पर भी, तो आपसे पैसा कटेगा। ये खेल यहां से शुरू होता है कि आपको पैसे की जरूरत कम से कम महसूस हो और आप उन डिजिट्स को ही पैसा मानने लग जाओ जो बैंकों में लिखा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे 2000 का नोट गायब हुआ, वैसे ही 500 का नोट भी गायब हो जाए, वैसे ही 100 के पुराने नोट भी गायब हो चुके हैं, वैसे ही धीरे धीरे बाकी के नोट भी गायब हो जाएंगे। आपके पास छुट्टा नहीं मिलेगा। देखिए ना, 500 का नोट मार्केट में रहेगा क्योंकि 500 के नोट की जरूरत रहती है। नीचे से छोटे नोट गायब हो जाएं, अगर 10 का, 20 का, 50 का और 100 का, तो आपको खुले पैसे रखने में दिक्कत होगी। अगर आप खुले पैसों का निपटारा करना चाहते हो तो आपको यूपीआई से पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप यूपीआई से पेमेंट करने लग जाओगे तो आप डिजिट्स को ही पैसा मानने लग जाओगे। जब आप मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करोगे और जब आप डिजिट्स को ही पैसा मानने लग जाओगे तो ये उस डिजिट्स को ही सीबीडीसी में कन्वर्ट कर देंगे, और सीबीडीसी में जब रुपए का नाम बदलकर ई रुपया रख देंगे, और फिर रुपए के पीछे जो स्टैंडर्ड है उसकी डिमांड आप कभी नहीं कर पाओगे। और जितने लोगों का जितना कर्जा होगा उसको उतने ही क्रेडिट स्कोर में डाल देंगे, और उसी का नाम होगा सोशल क्रेडिट स्कोर। अब ये बात आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये समझने के लिए क्या इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा? ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये बहुत पहले बोल चुके हैं कि हम सीबीडीसी लेकर के आने वाले हैं और उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा वाले, इसको देश की जनता रोक सकती है। अगर देश की जनता को यह पता चल जाए कि असली धन क्या है, ये डिजिट्स के बदले आपकी मेहनत को आपसे ले रहे हैं। आप सुबह से रात तक पागलों की तरह काम करते हैं और फिर आखिर में इनके खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है आपको। चाहे कंपनी हो कोई भी, घर में जितना सामान आ रहा है सब कंपनी का आ रहा है, घर जीवन में जितना काम हो रहा है सब कंपनियों को जा रहा है, तो जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं वो सब कंपनियों को जाके ट्रांसफर हो रहा है, और आप उसे क्वालिटी लाइफ बोल रहे हैं। क्वालिटी लाइफ होती है आप प्रकृति के कितने नजदीक हैं, आपका मिट्टी से कितना गहरा संबंध है, आपका अपने लोगों से कितना संबंध है, आप दिन में हंसते कितने हैं, आप खुश रहकर काम करते हैं, आप समाज में रहते हैं कि समाज से कटे हुए रहते हैं। आपके ऊपर टेलीविजन का, स्क्रीन का, फिल्मों का या मोबाइल का कोई भूत सवार तो नहीं रहता है। कहीं कोई वर्चुअल रियलिटी तो आपके दिमाग के ऊपर हावी नहीं रहती है। कहीं आपको कोई अननेसेसरी की चीजों का डर तो नहीं लगा रहता है। तो फिर आपकी जिंदगी खुश नहीं है। सड़क पे चलते हुए अगर आपको ऑनलाइन चालान का खतरा लगा रहेगा, अगर आपको हर समय ये ध्यान रहेगा कि मेरे किस चीज के ऊपर चालान कट जाए, मेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट ठीक नहीं है, मेरा अकाउंट बैलेंस ठीक नहीं है, मेरे लोन की किस्तें कटनी बाकी रहती हैं, मेरे परिवार में झगड़ा हो रहा है, मेरे बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ी हुई है, ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में हावी रहेंगी तो आप खुश कैसे रहेंगे? और जब आप खुश नहीं रहेंगे तो अपने परिवार को खुश कैसे रख पाएंगे? और जब आपका परिवार खुश नहीं है तो फिर आपके जीवन का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। अगर आपको असली धन की तरफ जाना है तो आपको जानना पड़ेगा पशुधन असली धन है, उत्पादन असली धन है, जमीन असली धन है, आप असली धन है, हम असली धन है, ये समाज असली धन है, ये डिजिट्स धन नहीं है। और जमीन को हथियाना कॉरपोरेट्स का अगला टारगेट है और ये किसी भी कीमत पर एक्वायर करेंगे। आपके बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर, आपको मोटी रकम देने के नाम पर 1 करोड़ रुपया दे देंगे। 1 करोड़ रुपया बैंक से निकलवा कर दिखाइए, कैश ही नहीं है बैंकों के पास। अभी आपने आज का प्रकरण सुना, आज 4 तारीख है, 4 दिसंबर। आज का प्रकरण सुनोगे तो आपको पता चलेगा।
पलवल की जो टीम है, नूंह की जो टीम है, अपने जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं भाई सोमदेव, उनको उनको बैंक में जाकर के बैंक वालों से सवाल पूछना था कि तुमने गाड़ी उठाई कैसे। उनके एक साथी हैं प्रदीप, उनकी गाड़ी को उन्होंने उठा लिया। कैसे उठाया? देखो, मैं जो बात हमेशा से कहता आ रहा हूं इसको समझिए आप। उसकी गाड़ी को कैसे उठाया कि ये किसके इसके नाम है गाड़ी, प्रदीप के नाम है। गाड़ी कोई और चला रहा था, उसका कोई दोस्त था, रिश्तेदार था कि कौन था, आई डोंट नो, लेकिन कोई और चला रहा था। उससे पूछा गाड़ी किसकी है? बोला प्रदीप की है। किसके नाम? प्रदीप की है। इसकी किस्तें नहीं जमा हुई है। उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो मांग के लाया हूं, बात कर लीजिए। प्रदीप से बात करी। प्रदीप ने बात करके बोला कि मेरा बैंक के साथ डिस्प्यूट चला हुआ है और जब डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा हम पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पेमेंट रोकते नहीं है। अब पेमेंट को रोक लिया गया। अब रोक लिया गया तो बैंक का जो रिकवरी एजेंट था उसको मालूम है कि जनता सरकार मोर्चा को पता है कि जब बैंक के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो गाड़ी को नहीं रिकवर कर सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं मालूम था। उसने क्या किया, चुपचाप गाड़ी की चाबी उनको पकड़ा दी और उनके कागज पे साइन कर दिए कि ले जाओ, हमें क्या, मालिक की गाड़ी है, ले जाओ। अब हमारे पास खबर आती है कि उसकी गाड़ी तो उठा ली। अरे ऐसे कैसे उठा ली? वो बोले उसने खुद ही दे दी चाबी। अब खुद दे दी तो हम क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन फिर भी सोचा बैंक वालों से पूछने चलते हैं। बैंक वालों के पास गए, मेरी बात हुई सोमदेव से, उसने कहा कि हम जा रहे हैं भाई जी। तो मैंने कहा एक काम करना, जब आप वहां जाओ तो पहले 112 पे कॉल करके जाना, क्योंकि झूठे आरोप लगा देंगे। 112 पे कॉल करी तो बैंक वालों के साथ तुम्हारा डिस्प्यूट है, हम नहीं आएंगे, ऐसा कहकर पुलिस चौकी जो थी वो राजस्थान की कोई चौकी थी, मैं उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे सामने लिखी हुई पड़ी थी, मैं अभी दिमाग से निकल गया उसका। वो चौकी इंचार्ज जो था वो डीग में पड़ता है, मतलब थाना कौन सा था, आई डोंट रिमेम्बर, मैं लिख दूंगा इसमें। तो वो थाना का जो प्रभारी है उससे जब हमारी बात होती है तो हमने कहा कि आप हाँ इसी में यहीं पर लिखा हुआ है, ये ध्यान आया मुझे, कामा चौकी है ये। कामा चौकी का जो इंचार्ज था वो नहीं आया। अब जब हमारे साथी वहां पर पहुंचते हैं बैंक में, जो कि मतलब एक प्राइवेट फाइनेंसर था, उसके पास जब हम पहुंचते हैं तो उनसे पूछा गया कि तुमने गाड़ी उठाई कैसे। तो वो कहता है कि वो झगड़ा आपने देखा होगा, मैंने अपने फेसबुक के ऊपर ही मैंने शेयर किया हुआ है, और उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस सामने से बैठ के कह रही है कि मुझे हमें पूरा मसला समझाओ, आओ थाने में आ जाओ और हमको पूरा मसला समझाओ। वो पूरा मसला समझाने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां जा करके बाकी लोगों को बाहर निकाल के और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हमने एसपी से बात की, एसपी से बात करके बोला कि तुमने गिरफ्तार कैसे कर लिया और ये मसला ऐसा क्या था, और वो बोल रहा है कि 151 में गिरफ्तार कर लिया। वो कह रहा है कि खुंदक है, तुम्हारा बहुत शिकायत आ रहा है, और ये हमको पहले से मालूम है कि जनता सरकार मोर्चा के लोगों से खुंदक तो ये खाएंगे ही, क्योंकि बैंक वाले हो सकता है कि चौकी को रिश्वत पहुंचाते हो सकता है कि उनको हफ्ता जाता हो कि तुमको हमारे मसलों में नहीं पड़ना है। अब जब बैंक मैनेजर भी था और हमारे साथी भी थे तो बैंक मैनेजर को भेज दिया और हमारे साथी को पकड़ लिया। जब एसपी को फोन किया, एसपी बोला मैं संज्ञान लेता हूं। अब एसपी संज्ञान लेता है तो फिर वो बोलता है जी हमने तो इसको अरेस्ट दिखा दिया है, तो फिर अब हमको एसडीएम कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो अभी एसडीएम कोर्ट में पेश करके उनको छोड़ दिया दोपहर बाद तक। लेकिन पंगा क्या है, जो सबसे बड़ा पंगा है वो क्या है कि जिसका केस था, हम कह रहे हैं कि यहां से निपटने के बाद सीधे बैंक के दफ्तर फिर से जाइए, पुलिस को मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए कि हम वहां जा रहे हैं और अब हम धरना देने जा रहे हैं। तो जिसका केस था वो बंदा बोलता है मेरे घर में तो शादी है, मैं तो वहां जा रहा हूं, आप बैठिए धरने पर। केस किसी और का है, धरने पर कोई और बैठेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इसीलिए हम आपको यह कह रहे थे कि जिसका भी आवेदन लगाना हो उसको पहले पूरी तरह से ट्रेनिंग तो दे दीजिए कि उसको लड़ना कैसे है। मसला जिसका है लड़ेगा तो वही ना,
तो जो लड़ेगा उसी के साथ तो जनता सरकार मोर्चा खड़ा होगा। किसी और की लड़ाई हम लोगों को नहीं लड़नी है, ये सारे साथी जान लें। और इसीलिए हमने कहा था, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं, ये जो फ्राइडे आने वाला है, आज 4 तारीख है, तो ये समझिए कि 10, 9 और 8 यानी 8 तारीख का फ्राइडे पड़ेगा। तो 8 तारीख से लेकर 8, 9, 10 की हम ट्रेनिंग रखने का प्लान कर रहे हैं। और ये भिवानी में हम प्लान कर रहे हैं, रोहतक भिवानी के आसपास का किसी एरिया में, आपको बता देंगे। आप अपने जो साथी हैं, अपने जिले के जो साथी हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए कि इस ट्रेनिंग में मैक्सिमम लोग आए। जितने लोग रुके हुए हैं सारे के सारे इस ट्रेनिंग को समझ लें, और फिर हम आपको जगह बता देंगे और फिर इस प्रक्रिया को चालू कर देंगे। ये ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम पूरे हरियाणा में एक धन्यवादी दौरा निकालने वाले हैं। तब तक आप सारे साथी अपने अपने जिले के उन साथियों को चिन्हित कर लें जो 19 नवंबर की रैली में पहुंचे थे, और फिर उसके बाद हर जिले में जो जो गांव के साथी अपने गांव में प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, उस धन्यवादी दौरे में वो प्रोग्राम्स, वो उस गांव के कार्यक्रम भी हम करते जाएंगे और नए लोगों को जोड़ते जाएंगे। तो चाहे वो 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, इस पूरे की पूरी यात्रा में पूरे हरियाणा को हम लोग कवर करने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान आप अपने लोकल जो मीडिया के साथी हैं उनसे भी संपर्क कर लीजिए। अब हम ओपन में आ चुके हैं। अभी तक हमने जितना काम किया है 2 साल में, हमने कहीं किसी को पहले से नहीं बताया कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। हमने कहीं पर नहीं बताया कि कार्यक्रम कहां होगा, ट्रेनिंग कहां होगी। जो इंटरनल लोग जुड़ रहे थे उनको हमने जोड़ लिया। अब ओपन लोग जोड़ने की बारी है, और उसको संभालने के लिए डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं। डिस्ट्रिक्ट के जितने साथी आवेदन लगाने वाले हैं, हमें पता चला है कि कुछ लोग जनता सरकार मोर्चा के नाम पर पैसे लेकर अपने आप से आवेदन लगा रहे हैं। हम एक लिस्ट जारी करेंगे, केवल उन्हीं साथियों को वो आवेदन गया होगा तो आपका आवेदन लगा हुआ है, नहीं तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब हमें अपीयर होना होगा, हम आपका केस एंटर नहीं करेंगे। ऐसे ही घर में बैठ करके आवेदन कोई भी तैयार कर लेगा, अगर पिछले किसी की आवेदन की कॉपी देख करके, तो वो आवेदन को हम साथ नहीं लगेंगे उसके, सीधी सी बात है। क्योंकि चोर लोगों के साथ लगने का काम अपना नहीं है, तो समाज के साथ खड़े होने का काम है। अभी तक हमको जो 19 नवंबर की रैली तक का है उसका कुछ अभी बैकलॉग पड़ा हुआ है, कुछ पेमेंट हम पे नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए वक़्त फाउंडेशन का जो अकाउंट नंबर हमने दिया हुआ था, जो साथी पे कर सकते हैं वहां पे कर दीजिए सहायता राशि को। और जो भी आवेदनों से जो भी आप लोगों ने हमें सहायता भेजी थी, वो सब सहायता राशि तो ऑलरेडी बहुत पहले ही खर्च हो चुकी है। तो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ख्याल से ये सारा पैसा समाज के लिए ही इस्तेमाल होता है, और वैसे भी सारे बैंक जो है वो उड़ने वाले ही हैं। अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं आप अपने एरिया में समाज को जगाने के लिए इस राशि का इस्तेमाल कर लीजिए। और ये बैंकों ने जो चोर बाजारी करी हुई है, अगर इसका मसला आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो दे रहा हूं मैं, इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, रुपए के खेल को समझिए। ये समझना बड़ा जरूरी है आपका। अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो कैप्शन में वो समझिए, क्योंकि वो वीडियो का लिंक से आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक आपके साथ धोखा कैसे कर रहे हैं। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो रुपया किस तरह से फर्जी और हम आवेदन क्या लगा रहे हैं, तो आप इस लड़ाई को भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए और ट्रेनिंग के लिए लोगों को बताइए, और आपके जिले में जिसका कार्यक्रम है उसका आवेदन, उसके लिए आप भेज दीजिए मैसेज पे लिख करके। और मिस्ड कॉल के लिए आपको नंबर दिया ही था 9518170000, जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए। टीम के कुछ साथी हैं जो बहुत काम कर रहे थे, तो अभी वो आपसे संपर्क करना शुरू करेंगे, आपको आपके जिलेवार ग्रुप्स में जोड़ना शुरू कर देंगे, और बहुत जल्दी हम लोग जनता से जुड़ करके अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।